क्या ये पॉइंट कभी जीवन में बच्चे आया किसी किताब में कि दल बदल कानून के कारण भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है? मैं समझा देता हूं। आपसे क्या कहा जाता है? आपसे ये कहा जाता है कि मैगजीन तो पढ़ो बट हिंदू मत पढ़ो, एडिटोरियल्स मत पढ़ो। अब बच्चा बताओ, आपने कोचिंग में एडमिशन लिया, ध्यान से बच्चों, जब तक तुम्हारा जीएस तैयार नहीं हो जाता तुम्हें हिंदू पढ़ना नहीं चाहिए। करंट समझ रहे ना? केवल मंथली मैगजीन पढ़ते रहो। तो इंडिया के सबसे लीजेंड लोग, वर्ल्ड के सबसे लीजेंड लोग उसमें एडिटोरियल लिखते हैं। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। मेरे साथ हैं सुनील अभिव्यक्ति सर, जो कि अड्डा 24/7 के प्रोग्राम हेड हैं और साथ ही वहाँ के डायरेक्टर भी हैं, कंटेंट हेड हैं। आज सर की जर्नी का फायदा भी उठाते हैं और इनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाते हैं। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और ये एग्जाम आपका लिख के पास करने वाला है, तो उसके लिए आपके जो वैल्यू एडिशन आप सुनते हैं उसके ओरिएंटेड वीडियो होने वाली है। हम बात कर रहे हैं द हिंदू के लीजेंड सुनील अभिव्यक्ति सर से, और इसमें डिटेल डिस्कस होगा कि किस हद तक और किस अप्रोच से आपको द हिंदू को पढ़ना है ताकि आप अपने रैंक को इंप्रूव कर पाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर इतना टाइम देने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपके माध्यम से, और बच्चों स्टूडेंसी को भाई फॉलो करो सब लोग, केवल वीडियो देख के जाओ नहीं। पिछला वीडियो इन्होंने किया, इतने ज्यादा व्यूज हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़े, तो प्लीज ये अच्छा काम कर रहे हैं, सज्जन है। और आप सबको ये नहीं पता होता है कि हर एक इंसान के पीछे का जो जर्नी में जो रिसोर्सेस की मारामारी, हर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, तो ये बड़ी मेहनत करके संसाधन इकट्ठा करके और आप सबके लिए अच्छे अच्छे टीचर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और जिससे कि आपको फायदा हो सके। तो भाई देखिए, इनके लिए सबसे पहली बात मैं इस वीडियो में करना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सर। सर थोड़ा डिटेल बात करिए कि द हिंदू को मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि उन एस्पिरेंट के, मैं एज ए एस्पिरेंट आपसे बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं ये चीजें कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के मन में ये डर बैठा रहता है कि द हिंदू को हम अप्रोच कैसे करें। उसका हिंदी लैंग्वेज में होता नहीं है, इंग्लिश में आता है, डी कोड होता है, चीजें की जाती हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ कम कंटेंट निकाल के देते हैं, तो उसमें मैं भरोसा करूं ना करूं। तो सर थोड़ा सा हिंदी माध्यम का सपोर्ट करें आप द हिंदू को लेकर। बिल्कुल, और थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत प्यार। और आप सबके साथ बात करने का जो मौका मिलता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से मिले, वो हमेशा एक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि आप सब हमारी संपत्ति हैं जी। बच्चों से अध्यापक का अस्तित्व है, स्वाभाविक है। तो आप सबका स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, द हिंदू की जैसे आपने बात की और आपने कहा हिंदी माध्यम के बच्चों को सपोर्ट कीजिए, तो हिंदी माध्यम के बच्चों में क्या है कि अगर वो अंग्रेजी का 4 शब्द देख लिए डर जाते हैं। जी बिल्कुल कि अरे यार, सुनील अभिव्यक्ति सर तो पढ़ा रहे हैं बट यार उसमें अंग्रेजी भी रहती है। अब आप सोचिए इस अप्रोच के साथ हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज तो मेरा अपना मानना है कि हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं, इनफैक्ट अगर वो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स भी, लेकिन अभी मैं मेंस की बात करूं, तो द हिंदू और उसी द हिंदू का एक और अखबार आता है बिजनेस लाइन, और उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, ये 3 जो न्यूज़पेपर, इनका कॉम्बो आपको मंडे टू सैटरडे आपको करना ही पड़ेगा। एडिटोरियल एनालिसिस, मैं कहता हूं न्यूज मत पढ़ो उसका, बट उसके जो एडिटोरियल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो इस देश और विदेश में घटित होने वाली घटनाओं का क्या होते हैं, सबका एक सारांश होते हैं। और एक चीज और बताऊं, बच्चे समझते नहीं है क्योंकि उसको लिखते कौन है। आप देखोगे इंडिया के वर्ल्ड के लीजेंड्स, इनफैक्ट मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं और आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एक लिख दिया इंटरनल सिक्योरिटी पर। अब आपको पता लगा, उसी एक एडिटोरियल ने आपका विजन तय कर दिया कि इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ना कैसे। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट सी रंगराजन का आता है इकोनॉमी में जीडीपी पर, अब बताओ जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट पर, इकोनॉमी के सभी सब्जेक्ट पर रंगराजन साहब का रेगुलर एडिटोरियल आता है। भारत के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेना का एडिटोरियल आता है। आप समझ सकते हो, मतलब ये तो मैं इकोनॉमिस्ट, अब सैकड़ों नाम हम लोग बता सकते हैं, लेकिन समय सीमित है। हमारा लक्ष्य क्या है, बच्चों को समझाना। तो इंडिया के सबसे लीजेंड लोग, वर्ल्ड के सबसे लीजेंड लोग उसमें एडिटोरियल लिखते हैं। तो ऐसे अखबारों से
आपको लीजेंड्स जो सोच रहे हैं वो आपको समझने में, सोचने में सहायता मिलती है। और यूपीएससी का एग्जाम रटी रटाई पद्धति पे होने वाला नहीं। आप सैकड़ों प्रश्न उठा लीजिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। गांधी पढ़ के गए आपने पढ़ा कि इतिहास में 1917 से 1947 तक का समय गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि अगर गांधी ना होते तो नेशनल मूवमेंट का स्वरूप कैसा होता, नेचर कैसा होता। अब आप बताइए कि गांधी ना होते, आप बताओ, तुम पढ़ते हो इतिहास में 1917 से 47 गांधी गांधी गांधी, उसने कहा गांधी को गायब करो, अब इनसे इनका आईक्यू टेस्ट करो, क्या होता है। वह सपने जो भारत को सोने ना दे। लो भैया लिखो, क्या लिखोगे? हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? स्वीकारोक्ति का साथ, सुधार करने की निष्ठा, सफलता के 2 मंत्र हैं, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। जहाज अपने आसपास के पानी से नहीं, पानी के अंदर आ जाने से डूब जाता है। सोचो, वन आर्थिक समृद्धि के सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। सोचो, क्या इस पर कोई किताब है? इस पर कोई कोचिंग का नोट्स है? मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, जितने विषय मैंने बोले, क्या इस पर किसी किताब में लिखा है? क्या किसी कोचिंग के नोट्स में लिखा है? इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो क्या मेरी कोई किताब है जिसमें लिखा? नहीं। तो मैं बच्चों के साथ सत्य विषय पर डील कर रहा हूं। यूपीएससी को पास करना है तो अपनी सोचने की कैपेबिलिटी को बड़ा करना पड़ेगा, और सोचने की कैपेबिलिटी को बड़ा करने का एकमात्र आधार है इंडिया के बेस्ट पर्सनालिटीज के द्वारा लिखा जाने वाला एडिटोरियल, वो चाहे द हिंदू में हो, चाहे द हिंदू बिजनेस लाइन में हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस में। ओके, इतना सब जब इतना ही महत्वपूर्ण है तो आपका तो लंबा है सर एक्सपीरियंस इसमें। न्यूबी जो है उसको नहीं पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहां तक उसको ले जाएगा, आपके द्वारा आज वो जानेगा चीजें। तो कैसे द हिंदू को लेके आगे बढ़े, मैं 2 वे में बात करूंगा सर। उन एस्पिरेंट का जो यूपीएससी के पैटर्न को समझते हैं, द हिंदू का मतलब समझते हैं कि और कहां ले जाएगा उनको पता है। एक न्यूबी का आप बताइएगा जोड़ के जिसको नहीं पता है। तो न्यूबी पे ज्यादा फोकस करिएगा कि वो अपनी अप्रोच कैसे रखे, नोट्स कैसे बनाते चले, वीकली बनाना है उसे, डेली बनाना है उसे, पूरा पेपर मंगा के घर पे पढ़ना है, या फिर किसी भी एक्सपर्ट से, आपसे, या जो जिससे भी वो पढ़ना चाहते हैं उनसे पढ़ें, क्विक रिवीजन के लिए वो नोट्स बनाएं, क्या करें? देखिए, आपने जितनी भी बातें कही जी, इन सब के बीच में एक शब्द मैं बस लाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समय का प्रबंधन क्यों? प्रीलिम्स, पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है और अंतरिक्ष में जो कुछ भी है सब पढ़ना है, कुछ बचा नहीं है। इतना पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। मेंस में भी पृथ्वी के अंदर और ऊपर जो भी है वो सब पढ़ना है, जीएस ए से, उसके साथ साथ ऑप्शनल भी आपका लग रहा है, ध्यान से समझिए। तो जब आपको इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे में सबसे पहला टारगेट समय प्रबंधन। तो मैं आपके पहले प्रश्न का या बीच में से कोई भी प्रश्न आ रहा है उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को खुद खरीद करके ना पढ़ें। उसके पीछे रीजन है, आपको बहुत समय लग जाएगा। पूरे यूट्यूब पे ना जाने कितने लोग पढ़ा रहे हैं जिनका भी पसंद है। यहाँ मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे फॉलो करें, आप कंपेयर करें, जिनका भी आपको पसंद आ रहा है आप उनको फॉलो करें। और एक चीज और मैं कहूंगा, कंपेयर करने में हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, बच्चे क्या कंपेयर करते हैं, इनका तो 30 मिनट में हो जाता है, यानी टाइम पे क्यों जा रहे हो बच्चे, याद रखिएगा, इनका 30 मिनट में हो जाता है, ये तो 35 मिनट में करा देते हैं। आपको मैं 30 और 35, आप कहीं भी जाओ, लेकिन आप ये सोचो कि उस 30-35 मिनट में यूपीएससी का कितना सिलेबस कवर किया गया। क्योंकि अगर आप हिंदू को हिंदू के लिए पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के लिए कि हम तो हिंदू पढ़ रहे हैं भैया, बहुत कॉन्फिडेंस है, तो आप क्या कर पाएंगे, वही हमारी वाली समस्या जिसके कारण मैं फेल हुआ था, हम यूज नहीं कर पाए। सब्जेक्ट से लिंक करना, वहां पढ़ो, यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़ा रहे हो, किसी को भी फॉलो करो। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज अब मैं आपका आता हूं कि नए बच्चों के लिए, और उसके बाद आऊंगा जो सीनियर। तो जो नए बच्चे हैं, देखिए ध्यान से, नए बच्चों के मन में एक जैसे हम कह सकते हैं, एक भ्रम, इल्यूस्ट्रेशन डाल दिया गया है कि जब तक तुम्हारा जीएस तैयार नहीं हो जाता, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बच्चों, जब तक तुम्हारा जीएस तैयार नहीं हो जाता तुम्हें हिंदू पढ़ना नहीं चाहिए। करंट समझ रहे ना, केवल मंथली मैगजीन पढ़ते रहो, ध्यान से समझिएगा।
कितना कॉन्ट्राडिक्शन बात है। और 99% लोगों को यही सिखाया जाता है। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां रोका गया है कि आपका हिंदू का लेक्चर नहीं देखना चाहिए। तो फिर मैं समझा, उसको मैंने समझाया, लेकिन वो अलग बात हो जाएगी, वो मैं नहीं करूंगा। मैंने उसको समझाया कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वाभाविक अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी बच्चा आपके पास आएगा तो अटक जाएगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा किसी और के पास जाए। तो जो नए बच्चे हैं, बच्चों, ये मिथ है। आपसे क्या कहा जाता है? आपसे ये कहा जाता है कि मैगजीन तो पढ़ो बट हिंदू मत पढ़ो, एडिटोरियल्स मत पढ़ो। अब बच्चा बताओ, आपने कोचिंग में एडमिशन लिया, ध्यान से, आप जब कोचिंग में गए तो पहला जो आपने सब्जेक्ट जीएस का स्टार्ट किया वो तो हिस्ट्री ही होगा, ध्यान से समझिएगा, या ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिक्स, कोई एक ही सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, या मैं कहता हूं चलो 2 स्टार्ट हो गए। अब जरा मैं आपसे विकास जी पूछना चाहता हूं, और बच्चों आपसे भी, कि जो लोग कहते हैं कि मैगजीन पढ़ो बट हिंदू वगैरह के एडिटोरियल मत देखो, आप मुझे बताएं क्या आप उस मैगजीन को समझ पाएंगे? मैगजीन में तो हिस्ट्री का भी 1-2 होगा, लेकिन उसमें इकोनॉमी भी होगा। मान लीजिए आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई सा भी 1 या 2 सब्जेक्ट, कोचिंग ऐसे ही तो चलती ना, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है आपका बैच। तो आपने 1-2 विषय अगर पढ़ा, मान लीजिए आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, आपकी क्लास चल रही है, तो बच्चे उस मैगजीन में तो इंटरनल सिक्योरिटी के भी टॉपिक आएंगे, आईआर के भी टॉपिक आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक आएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी टॉपिक आएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक आएंगे, एथिक्स का भी कोई विषय रहेगा। अब बताओ उनको कैसे समझोगे? तो पहला ये मिथ छोड़ो कि जो कहते हैं कि मैगजीन पढ़ो और इसको नहीं पढ़ना चाहिए, आप मैगजीन कैसे समझोगे, उस मैगजीन का कैसे यूज करोगे, जबकि आप बिल्कुल नए हो, आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में 0 पता, एथिक्स के बारे में 0 पता, इकोनॉमिक्स के बारे में 0 पता। तो क्या आप मैगजीन में केवल जो हिस्ट्री, पॉलिटी या कोई सा भी इकोनॉमी, कोई एक जो चल रहा है, क्या आप उसको मैगजीन में उतना ही पढ़ोगे? तो पहला ये मिथक छोड़ो। दूसरा, बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये इनको समझा दिया जाता है कि जब आपकी कोचिंग खत्म हो जाए तब इन सब पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोचिंगों को नुकसान होने लगेगा। समझ गए भाई? कोचिंग का तो पूरा बिजनेस ही, बच्चा तो डाइवर्ट हो जाएगा। अरे यार, कोचिंग में तो जो हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तो वो डिमांड ही नहीं है। यूपीएससी की डिमांड तो ये आदमी फ्री में खड़े होकर के यूट्यूब पर कुछ लोग बता दे रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और लोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप फिर से सोचो कि आप अगर 12 महीने 18 महीने, अमूमन ऐसे ही कोचिंग चलती है, 12 महीने या 18 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा। अब 18 महीने तक आपको रोक दिया गया कि आप एडिटोरियल्स मत देखिए। 18 महीने के बाद जब आप 21 वर्ष के हो जाएंगे और आपने पूरा सिलेबस स्टैटिक मोड में पढ़ा, ट्रेडिशनल, दल बदल, जो एम लक्ष्मीकांत में, जो आपके नोट्स में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, बस उतना ही आपने क्या किया, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में उतना ही पढ़ा जितना पॉलिटी की बुक में दिया गया या आपके कोचिंग के नोट्स में। क्या दिया? दल बदल कानून क्या है, इसके आने से क्या फायदा हुआ, हाँ 10th शेड्यूल 52nd और 91th में अमेंडमेंट, आपने ये सारी बातें पढ़ ली। लेकिन हिंदू तो ये लिख रहा है, हिंदू तो ये लिख रहा है कि भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है उसके बढ़ने का कारण दल बदल कानून है। अब लो लिंक कैसे करेगा वो? अब बताइए, क्या ये पॉइंट कभी जीवन में बच्चे आया किसी किताब में कि दल बदल कानून के कारण भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है? मैं समझा देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि पॉइंट बोल के मैं चला गया। अरे भाई, दल बदल कानून किस प्रकार से? तो बच्चे, दल बदल कानून के अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने पार्टी की गाइडलाइन से अलग जाकर के संसद में कोई बात कहता है, पार्लियामेंट में, तो उसे मान लिया जाता है कि ये क्या है, ये यानी हमारी पार्टी की गाइडलाइन के बाहर जा रहा है। पार्टी के गाइडलाइन बाहर जाने पर आपके ऊपर लागू हो जाता है दल बदल, मेजॉरिटी चाहिए उनको। अब आप समझिए, तो ऐसे में ये फिजिकल डेफिसिट कैसे बढ़ा रहा है कि हो सकता है आपकी पार्टी जो सत्ता में है उसके कुछ सांसद ऐसे हैं जो इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि जो फ्रीबीज है, जो सब्सिडी है, इसको कंट्रोल कीजिए भाई, नहीं तो फिजिकल डेफिसिट कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है कि अगर वो पार्टी के अगेंस्ट गए तो रिजल्ट क्या होगा, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये हिंदू लिखता है, मैं नहीं लिख रहा हूं, क्या कि दल बदल कानून भारत के राजकोषीय घाटे में कैसे वृद्धि कर रहा है। अब आप सोचो, तो 18 महीने कह दिया गया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल कोचिंग को फॉलो करना है। तो आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना है
कि मेरे प्यारे बच्चों आपका फ्यूचर कहां जा रहा है। लेकिन बच्चे, मैंने साफ कहा, हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेस लाइन, ये यार पूरे इंडिया के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में रह चुके, जो रिटायर हो चुके हैं, वो लिख रहे हैं। सिविल सर्वेंट लिख रहे हैं, सोनिया गांधी लिखती हैं, निर्मला सीतारमण का एडिटोरियल अभी आया था कुछ दिन पहले। आप सोचिए, तो इंडिया के जितने लीजेंड्स हैं, IITN टॉप जो है, रघुराम राजन सर का आया हुआ है। आप सोचो कि मतलब लीजेंड्स लिख रहे हैं, और उससे आप दूर हैं केवल इसलिए कि वो इंग्लिश में। मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 5 सालाना एकेडमी पे, और उसके बाद अभी अड्डा पे। क्या वो हिंदी में नहीं पढ़ाता हूं? एक भी सेंटेंस, हाँ, कंटेंट इंग्लिश, और सबसे बढ़िया मैं तो कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखता हूं। बिल्कुल, और बोलता पूरा हिंदी में हूं। कि मैं जैसे पढ़ाता हूं, तो मैं टॉपिक आया तो मैंने टॉपिक आने से पहले ही बता दिया। मान लीजिए टॉपिक आ गया इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन पर एडिटोरियल लिखा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया कि इस इन्फ्लेशन पर जो एडिटोरियल लिखा गया है, इसका हमारे मतलब जीएस के किस पार्ट में इसका उपयोग होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो हमने बता दिया भाई GS 3 इकोनॉमिक्स मेंस में और प्रीलिम्स में इन्फ्लेशन पर हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स है। ये बताने के बाद फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाता हूं। क्या क्वेश्चन लगाता हूं कि सोचिए यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पेपर 2 गरीबी एवं भूख सिलेबस है, उसमें से पूछ रहा है कि कल्याणकारी योजनाएं, सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उसके अलावा अगर गरीबी भूख को समाप्त करना चाहती तो उसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होगा। अब सोशल जस्टिस का टॉपिक इकोनॉमिक्स के एंगल से देखना है। आपने कहां देखा है, किस नोट्स में देखा है? ये हिंदू एडिटोरियल में आया था, मैंने कराया है बच्चों को। इन्फ्लेशन कैसे गरीबी भूख को दूर करेगा, 2021 या 22 का क्वेश्चन जीएस पेपर 2 जाकर के आप चेक कर लीजिए। तो ये इतना मल्टी डायमेंशनल कहां से मिलेगा आपको? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर हम नहीं सोच रहे हैं यार। हर एक जगह बच्चा वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, वही वैदिक सभ्यता, वही मौद्रिक नीति जो ट्रेडिशनल हर जगह लिखी हुई है, वही पढ़ रहा है और खुश है कि मैं नया हूं, मुझे बहुत समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, उन सब का सम्मान है। लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को डायनामिक्स भी तो बनाइए। तो आप जहां जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, एंजॉय करिए। आपके हर एक डिसीजन का सम्मान है, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को डायनामिक कैसे बनाएंगे? जब एक ही क्वेश्चन चारों पेपर में आ रहा है, तो इंटरलिंकिंग जब तक बेहतर नहीं होगी, आप क्या कर पाएंगे? जी।